आज मुंशी प्रेमचंद जी का अफसाना तहजीब का राज। ये अफसाना मुंशी जी ने पहली बार हिंदी में सभ्यता का रहस्य के नाम से लिखा था और ये अफसाना इसी उन्वान से माधुरी में सन 1925 में प्रकाशित हुआ था। ये अफसाना उर्दू में उनके अफसानवी मजमूए फिरदौस ख़याल में 1929 में शाये हुआ। पेश है तहजीब का राज। यूँ तो मेरी समझ में दुनिया की 1001 बातें नहीं आती, जैसे सुबह सुबह उठते ही बालों पर लोग छुरा क्यों चलाते हैं। क्या अब मर्दों में भी इतनी नज़ाकत आ गई है, बालों का बोझ उनसे नहीं संभलता। एक साथ ही सभी पढ़े लिखे लोगों की आंखें क्यों कमज़ोर हो गई हैं। दिमाग की कमज़ोरी ही इसका सबब है या और कुछ। लोग खिताबों के लिए इतने हैरान होते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन इस वक्त मुझे इन बातों से मतलब नहीं। मेरे दिल में एक नया सवाल उठ रहा है, उसका जवाब मुझे कोई दे। सवाल ये है कि मुहज़्ज़िब कौन है और नामुहज़्ज़िब कौन। तहज़ीब की अलामतें क्या हैं। सरसरी नज़र से देखिए तो इससे ज़्यादा आसान और कोई सवाल ही ना होगा। बच्चा बच्चा इसका जवाब दे सकता है, लेकिन ज़रा गौर से देखिए तो सवाल इतना आसान नहीं मालूम होता। अगर कोट पतलून पहनना, टाई हैट कॉलर लगाना, मेज़ पर बैठकर खाना, दिन में 13 बार कहवा या चाय पीना और सिगार पीते हुए चलना तहजीब है, तो उन गोरों को भी मुहज़्ज़िब कहना पड़ेगा जो सड़कों पर शाम को कहीं कहीं टहलते नज़र आते हैं। शराब के नशे से आंखें सुर्ख, पैर लड़खड़ाते हुए रास्ता चलने वालों को खामखा छेड़ने की धुन, क्या उन गोरों को मुहज़्ज़िब कहा जा सकता है? कभी नहीं। तो ये साबित हुआ कि तहजीब कोई और चीज़ है। उसका जिस्म से उतना ताल्लुक नहीं है जितना कि दिल से। मेरे इन्हें गिने दोस्तों में एक राय रतन किशोर भी हैं। बहुत ही नेक दिल, बहुत ही सखी, बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता और एक बहुत बड़े ओहदेदार हैं। बहुत अच्छी तनख्वाह पाने पर भी उनकी आमदनी खर्च के लिए काफ़ी नहीं होती। 1/4 तनख्वाह तो बंगले की ही नज़र हो जाता है। इसलिए आप अक्सर मुतफक्किर रहते हैं। रिश्वत तो नहीं लेते, कम अज़ कम मैं नहीं जानता, हालांकि कहने वाले कहते हैं। लेकिन इतना जानता हूँ कि वो सफ़र खर्च बढ़ाने के लिए दौरे पर ज़्यादा रहते हैं। यहाँ तक कि उसके लिए हर साल बजट की किसी दूसरी मद से रुपए निकालने पड़ते हैं। उनके अफसर कहते हैं कि इतना दौरा क्यों करते हो, तो जवाब देते हैं कि इस ज़िले का काम ही ऐसा है कि जब तक खूब दौरे ना किए जाएं रियाया ठीक ही नहीं रह सकती। लेकिन लुत्फ़ तो यह है कि राय साहब इतने दौरे वाकई नहीं करते जितने वो अपने रोज़नामचे में दर्ज कराते हैं। उनके पड़ाव शहर से 50 मील पर होते हैं। खेमे वहाँ गड़े रहते हैं, अमले वहाँ पड़े रहते हैं और राय साहब घर पर दोस्तों के साथ गपशप करते रहते हैं। मगर किसकी मजाल कि राय साहब की नेक नियति पर शक कर सके। उनके मुहज़्ज़िब होने में किसी को शुबा नहीं हो सकता। एक रोज़ मैं उनसे मिलने गया। उस वक्त वो अपने घसियारे दमड़ी को डांट रहे थे। दमड़ी रात दिन का नौकर था, लेकिन रोटी खाने घर जाया करता था। उसका घर थोड़ी दूर पर गांव में था। कल रात को किसी सबब से यहाँ ना आ सका था, इसलिए डांट पड़ रही थी। राय साहब, जब हम तुम्हें रात दिन के लिए रखे हुए हैं तो तुम घर पर क्यों रहे? कल के पैसे कट जाएंगे। दमड़ी, हुजूर एक मेहमान आ गए थे, इसी से ना आ सका। राय साहब, तो कल के पैसे उसी मेहमान से ले लो। दमड़ी, सरकार अब कभी ऐसी खता ना होगी। राय साहब, बकबक मत करो। दमड़ी, हुजूर। राय साहब, 2 रुपये जुर्माना। दमड़ी रोता हुआ चला गया। रोज़ा बख्शवाने आया था, नमाज गले पड़ गई। 2 रुपये जुर्माना ठूंक दिया गया। खता यही थी कि बेचारा कसूर माफ़ कराना चाहता था। एक रात गैर हाजिर होने की सज़ा थी। बेचारा दिन भर का काम कर चुका था, रात को यहाँ सोया ना था, उसकी यह सज़ा। और घर बैठे बैठे भत्ते उड़ाने वालों को कोई नहीं पूछता, कोई सज़ा नहीं देता। सज़ा तो है और ऐसी है कि उम्र भर याद रहे, मगर पकड़ना तो मुश्किल है। दमड़ी भी अगर होशियार होता तो ज़रा रात रहे आकर कोठरी में सो जाता। फिर किसे खबर होती कि वो रात में कहाँ रहा। मगर गरीब इतना चालाक न था। दमड़ी के पास कुल 6 बिस्वा ज़मीन थी, मगर उतने ही आदमियों का खर्च भी था। उसके 2 लड़के, 2 लड़कियाँ और बीवी सब खेती में लगे रहते थे। फिर भी पेट भर खाने को रोटियाँ मुयसर नहीं होती थीं। इतनी ज़मीन क्या सोना उगल देती? अगर सब के सब घर से निकलकर मजदूरी करने लगते तो आराम से रह सकते थे, लेकिन ख़ानदानी किसान मजदूर कहलाने की बेइज्जती गवारा नहीं कर सकता। उस बदनामी से बचने के लिए 2 बैल बांध रखे थे।
उसकी तनख्वाह का ज़्यादा हिस्सा बैलों के चारे दाने ही में सर्फ हो जाता था। ये सारी तकलीफ़ें मंजूर थी, मगर खेती छोड़कर मजदूर बन जाना मंजूर नहीं था। किसान की जो इज्जत है वो कहीं मजदूर की हो सकती है, चाहे वो 1 रुपया रोज़ ही क्यों ना कमाए। किसानी के साथ मजदूरी करना इतनी जिल्लत की बात नहीं। दरवाजे पर बंधे हुए बैल उसकी इज्जत कायम रखते हैं, मगर बैलों को बेचकर फिर कहाँ मुंह दिखाने की जगह रह सकती है। एक रोज़ राय साहब उसे ठंड से कांपता देखकर बोले, कपड़े क्यों नहीं बनवाता, कांप क्यों रहा है? दमड़ी, सरकार पेट की रोटी भी तो पूरी नहीं पड़ती, कपड़े कहाँ से बनवाऊं? राय साहब, बैलों को बेच क्यों नहीं डालता? सैकड़ों बार समझा चुका हूं, लेकिन ना जाने इतनी मोटी सी बात तेरी समझ में नहीं आती। दमड़ी, सरकार बिरादरी में कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहूंगा, लड़की की सगाई ना होने पावेगी, टाट बाहर कर दिया जाऊंगा। राय साहब, इन्हीं हमाकतों की वजह से तुम लोगों की ये दुर्गत हो रही है। ऐसे आदमियों पर रहम करना भी गुनाह है। मेरी तरफ मुड़कर, क्यों मुंशी जी, इस पागलपन का भी कोई इलाज है? जाड़ों में मर रहे हैं, मगर दरवाजे पर बैल जरूर बंधेंगे। मैंने कहा, जनाब ये तो अपनी अपनी समझ है। राय साहब, ऐसी समझ को दूर से सलाम कीजिए साहब। मेरे यहाँ कई पुश्तों से जन्माष्टमी का जश्न मनाया जाता था, कई हज़ारों रुपये पर पानी फिर जाता था, गाना होता था, दावतें होती थीं, रिश्तेदारों को नवेद वगैरह भेजा जाता था, गुरबा को कपड़े बांटे जाते थे। वालिद साहब के बाद पहले ही साल मैंने ये जलसा बंद कर दिया। फ़ायदा क्या? मुफ्त 4-5 हज़ार की चपत पड़ती थी। कुल कस्बे में वावेला मचा, आवाज़ें कसे गए। किसी ने नास्तिक भी कहा, किसी ने ईसाई बताया, लेकिन यहाँ उन बातों की क्या परवाह। आखिर चंद रोज़ों में सारा कोहराम मिट गया। अजी बड़ी दिल लगी थी। कस्बे में किसी के यहाँ शादी हो तो लकड़ी मुझसे ले, पुश्ता पुश्ता ये रस्म चली आई थी। वालिद साहब तो औरों से दरख्त खरीद कर इस रस्म को निभाते थे। थी हमाकत या नहीं? मैंने फ़ौरन लकड़ी देना बंद कर दिया। इस पर भी लोग बहुत रोए धोए, मगर दूसरों का रोना धोना सुनूं या अपना नफ़ा नुकसान देखूं? उस लकड़ी ही से कम से कम 500 सालाना की बचत हो गई। अब कहीं भूल कर भी मुझे इन चीज़ों के लिए करने नहीं आता। मेरे दिल में फिर सवाल पैदा हुआ, इन दोनों में मुहस्सिब कौन है? ख़ानदानी वक़ार पर जान देने वाला जाहिल दमड़ी, या रुपये पैसे पर ख़ानदानी वक़ार को कुर्बान करने वाले राय रतन किशोर? राय साहब के अजलास में एक बड़े मार्के का मुकदमा पेश था। शहर का एक रईस कत्ल के इल्ज़ाम में माहूज था। उसकी ज़मानत के लिए राय साहब की खुशामदें होने लगी। इज्जत की बात थी। रईस का हुक्म था कि चाहे रियासत फ़रोख्त हो जाए, मगर इस मुकदमे से बेदाग निकलाऊं। डालियाँ लगाई जाने लगीं, सिफारिशें पहुँचाई गईं, मगर राय साहब पर कोई असर ना हुआ। रईस के आदमियों को अलानिया रिश्वत का तस्करा करने की हिम्मत ना हुई। आखिर जब कोई बस ना चला तो रईस की बीवी ने राय साहब की बीवी से मिलकर सौदा करने की ठान ली। रात के 10 बजे थे। दोनों खवातीन में गुफ्तगू होने लगी। 20,000 की बातचीत थी। राय साहब की बीवी तो इतनी खुश हुई कि उसी वक्त राय साहब के पास दौड़ी पहुंची और कहने लगी, ले लो, तुम ना लोगे तो मैं ले लूंगी। राय साहब ने कहा, इतनी बेसब्र ना हो, वो तुम्हें अपने दिल में क्या समझेंगी? कुछ अपनी इज्जत का ख्याल भी है या नहीं? माना कि रकम बड़ी है और उसमें मैं यकबारगी तुम्हारे आए दिन की फरमाइशों से छुटकारा पा जाऊंगा, लेकिन एक सिविलियन की इज्जत भी कोई मामूली चीज़ नहीं है। तुम्हें पहले बिगड़कर कहना चाहिए था कि मुझसे ऐसी बेहुदा बातें कहती हो तो यहाँ चली जाओ, मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहती। बीवी, ये तो मैंने पहले ही किया, बिगड़कर खूब खरी खोटी सुनाई। क्या इतना भी नहीं जानती? बेचारी मेरे पैरों पर सर रखकर रोने लगी। राय साहब, ये कहा था कि राय साहब से कहूंगी तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। ये कहकर राय साहब ने जोशे मोहब्बत में बीवी को गले से लगा लिया। बीवी, अजी मैं ऐसी ना जाने कितनी बातें कह चुकी हूँ, मगर वो किसी तरह टाले नहीं टलती, रो कर जान दे रही है। राय साहब, उससे वादा तो नहीं किया? बीवी, वादा? मैं तो रुपये लेकर संदूक में रख के आई हूँ, नोट थे। राय साहब, कितनी बड़ी अहमक हो, ना मालूम ईश्वर तुम्हें समझ देगा भी या नहीं। बीवी, अब क्या देगा? देना होती तो देना दी होती। राय साहब, हाँ मालूम तो ऐसा ही होता है। मुझसे कहा तक नहीं और रुपये लेकर संदूक में दाखिल कर दिए। अगर किसी तरह बात खुल जाए तो कहीं का ना रहूँगा।
बीवी, तो भाई सोच लो, अगर कुछ गड़बड़ हो तो मैं जाकर रुपए वापस कर दूं। राय साहब, फिर वही हमाकत, अरे अब तो जो कुछ होना था हो चुका, ईश्वर पर भरोसा करके जमानत लेनी पड़ेगी। जानती हो ये सांप के मुंह में उंगली डालनी है, ये भी जानती हो कि मुझे ऐसी बातों से कितनी नफरत है, फिर भी बेसब्र हो जाती हो। अब की बार तुम्हारी हमाकत से मेरा व्रत टूट रहा है। मैंने दिल में ठान ली थी कि अब इस मामले में हाथ ना डालूंगा, मगर तुम्हारी हमाकत के आगे मेरी कुछ चलने पावे तब ना। बीवी, तो मैं जाकर लौटा देती हूँ। राय साहब, और मैं जाकर जहर खा लेता हूँ। उधर मियाँ बीवी में ये नाटक हो रहा था, उधर दमड़ी उसी वक्त अपने गांव के मुखिया के खेत में ज्वार काट रहा था। आज और रात भर की छुट्टी लेकर घर गया था। देखा कि बैलों के लिए चारे का एक तिनका भी नहीं है। अभी तनख्वाह मिलने में कई दिन की देर थी, मोल ले ना सकता था। घर वालों ने दिन को कुछ घास छील कर खिलाई तो थी, मगर ऊँट के मुंह में जीरा, उतनी घास से क्या हो सकता था। दोनों बैल भूखे खड़े थे। दमड़ी को देखते ही दोनों पूछें खड़ी करके हुंकारने लगे। जब पास गया तो दोनों उसकी हथेलियां चाटने लगे। बेचारा दमड़ी मन महसूस कर रह गया। सोचा कि इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता, सवेरे किसी से उधार लेकर चारा लाऊंगा। लेकिन जब 11 बजे रात को उसकी आंख खुली तो देखा कि दोनों बैल अभी तक नान पर खड़े हैं। चांदनी रात थी। दमड़ी को मालूम हुआ कि दोनों उसकी तरफ इल्तिजा आमेज नज़रों से देख रहे हैं। उनको भूख से दुखी देखकर उसकी आंखें डबडबा आईं। किसान को अपने बैल अपने लड़कों की तरह प्यारे होते हैं, उन्हें जानवर नहीं बल्कि अपना दोस्त मददगार समझता है। बैलों को भूखा खड़ा देखकर उसकी नींद उचट गई। आखिर वो कुछ सोचता हुआ उठा, हंसिया निकाली और चारे की फिक्र में चला। गांव के बाहर बाजरे और ज्वार के खेत खड़े थे। दमड़ी के हाथ कांपने लगे, लेकिन बैलों की याद ने उसे काम पर आमादा कर दिया। चाहता तो कई बोझ काट सकता था, लेकिन वो चोरी करते हुए भी चोर ना था। उसने उतना ही चारा काटा जितना बैलों के लिए रात भर के लिए काफ़ी हो। सोचा कि अगर किसी ने देख भी लिया तो उसे कह दूंगा कि बैल भूखे थे इसलिए काट लिया। उसे यकीन था कि थोड़े से चारे के लिए कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। मैं कुछ बेचने के लिए तो काट नहीं रहा हूँ, फिर ऐसा बेदर्द कौन है जो मुझे पकड़ ले। बहुत करेगा अपने दाम ले लेगा। उसने बहुत सोचा। चारा कभी होना चाहिए, उसे चोरी से इल्ज़ाम के बचाने के लिए काफ़ी हो। चारा उतना काटना जितना उससे उठ सकता। चारा उतना काटा जितना उससे उठ सकता। उसे किसी के नुकसान से क्या मतलब। गांव के लोग दमड़ी को चारा लिए देखकर पकड़ते ज़रूर, मगर कोई उस पर चोरी का इल्ज़ाम न लगाता। लेकिन इत्तेफाक से हल्के के थाने का सिपाही उधर आ निकला। वो करीब के एक बनिए के यहाँ जुआ होने की खबर पाकर कुछ ऐंठने की फिक्र में आया था। दमड़ी को चारा सर पर उठाए देखा तो उसे शक हुआ, इतनी रात गए कौन चारा काटता है, हो ना हो कोई चोरी से काट रहा है। डांट कर बोला, कौन चारा लिए जा रहा है, खड़ा रहे। दमड़ी ने चौंक कर पीछे देखा तो पुलिस का सिपाही। हाथ पैर फूल गए, कांपता हुआ बोला, सरकार थोड़ा सा काटा है, देख लीजिए। थोड़ा काटा हो या बहुत, है तो चोरी का। खेत किसका है? दमड़ी, बलदेव महतो का। सिपाही ने समझा था शिकार फंसा, इससे कुछ ऐंठ लूंगा, मगर वहाँ क्या रखा था। पकड़कर गांव में लाया, और जब वहाँ भी कुछ आता ना दिखाई दिया तो थाने ले गया। थानेदार ने चालान कर दिया। मुकदमा राय साहब के ही अजलास में पेश हुआ। राय साहब ने दमड़ी को माखूज देखा तो हमदर्दी के बजाय सख्ती से काम लिया। बोले, ये मेरी बदनामी की बात है, तेरा क्या बिगड़ा। साल 6 महीने की सज़ा हो जाएगी, शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ रहा है। लोग यही तो कहते होंगे कि राय साहब के आदमी ऐसे बदमाश और चोर हैं। तू मेरा नौकर ना होता तो हल्की सज़ा देता, लेकिन तू मेरा नौकर है इसलिए सख्त से सख्त सज़ा दूंगा। मैं ये नहीं सुन सकता कि राय साहब ने अपने मुलाजिम के साथ रियायत की। ये कहकर राय साहब ने दमड़ी को 6 माह की कैद सख्त का हुक्म सुनाया। उसी रोज़ उन्होंने उस कत्ल के मुकदमे में ज़मानत ले ली। मैंने दोनों दास्तानें सुनी और मेरे दिल में ये ख्याल और भी पुख्ता हो गया कि तहजीब सिर्फ हुनर के साथ ऐब करने का नाम है। आप बुरे से बुरा काम करें, लेकिन अगर आप उस पर पर्दा डाल सके तो आप मुहज़्ज़िब हैं, शरीफ हैं, जेंटलमैन हैं। अगर आप में ये वस्फ़ नहीं है तो आप गैर मुहज़्ज़िब हैं, गंवार हैं,
बदमाश हैं। यही तहजीब का राज है।